हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियो अवेलेबल है उनसे पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी कम वीडियो से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने के जो एविडेंस हमने हमारे वीडियो के अंदर बताया है कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट वाले वीडियो से पूछे गए हैं। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम मध्यकाल के अंदर जो जजिया कर का सिस्टम किस तरीके से भारत के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, किस तरीके से इसकी दर को निर्धारित किया गया है और किसने इसकी शुरुआत की है, किस क्षेत्र में किसने सबसे पहले इसको लगाया है और किस शासक ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन भी दोस्तों का इस टैक्स सिस्टम से आप कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन या किसी भी तरीक़ा का कोई भी प्रॉब्लम रहा है, तो मुझे लगता है आज का वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट और कोई भी कन्फ्यूजन बचने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपका सारा डाउट, सारा कन्फ्यूजन, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारे स्लाइड के ऊपर, जहां हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। आज की स्लाइड के अंदर हम जजिया कर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किस तरीके से जजिया कर की शुरुआत भारत के अंदर हुई है, किस किस शासक ने जजिया कर को लगाया है और किस किस शासक ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जजिया कर के स्वरूप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जजिया कर अगर भारत में अगर आया है तो मुस्लिम सत्ता आने के बाद ही भारत के अंदर जजिया कर का प्रवेश हुआ है। इससे पहले इस टाइप का कोई सा भी कर मुसलमानों के द्वारा यहाँ नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे पहले 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर आक्रमण करता है, तो सिंध के ऊपर जब वो अधिकार कर लेता है, उसके बाद सिंध में जो गैर मुस्लिम प्रजा होती है उनके ऊपर ये जजिया कर लगाया जाता है। बाकी अगर विश्व इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मुसलमानों की सत्ता जहाँ भी विदेशों में उन्होंने अपना अपना शासन स्थापित किया है, वहाँ की गैर मुस्लिम जनता के ऊपर उन्होंने जजिया कर को लगाया है। इसी के क्रम में जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, तो भारतीय क्षेत्र के अंदर उन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया। मतलब भारत के इतिहास में अगर जजिया कर का संदर्भ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, जिसने भारतीय क्षेत्र के ऊपर, भारतीय प्रजा के ऊपर या भारतीय गैर मुस्लिमों के ऊपर जजिया कर लगाया है। अब बात करते हैं हम जजिया कर का स्वरूप किस तरीके से है दोस्तों। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमानों को ही रहने की इजाज़त थी। तो इसको हम किस तरीके से समझे दोस्तों, अगर ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर अगर कोई मुसलमान शासक या कोई मुसलमान राजा अगर इसके ऊपर शासन चलाएगा, तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर रहने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को होगा। तो इस तरीक़ा का रूल मुसलमानों के जो शासन पद्धति थी, जो उनका शासन करने का तरीका था, उसके अंदर उन्होंने चला रखा था। मतलब जो भी क्षेत्र के अंदर निवास करेगा वो मुस्लिम होना चाहिए। अगर इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम के अलावा अगर कोई गैर मुस्लिम है, जिसमें बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई या हिंदू, जो भी गैर मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों को छोड़कर जितने भी गैर मुस्लिम है वो अगर रहेंगे, तो उनको ये जजिया कर देना होगा। कहने का मतलब ये है कि उनको रहने के लिए या उनको सैनिक सेवाएं ना देने के लिए उनको ये कर देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस क्षेत्र के अंदर मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, मगर जो मुस्लिम शासक होता है उनकी सेनाओं के अंदर ज़्यादातर मुसलमानों को रखा जाता था शुरुआत में। तो उन मुसलमानों को
रखने के बाद जो गैर मुस्लिम बच जाते थे उन लोगों से सैनिक सेवाएं नहीं ली जाती थी। अब उन सैनिक सेवाएं अगर नहीं ली जाएंगी और वो इस क्षेत्र के अंदर निवास करेंगे तो उनके निवास करने या उनके रहने के लिए उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाता था दोस्तों, कि आप लोगों से अगर हम सैनिक सेवाएं नहीं ले रहे हैं तो आपको रहने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको हमारे क्षेत्र के अंदर रह रहे हो तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको हमारे राज्य में सारी सुविधाएं अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके लिए आपको जजिया कर देना पड़ेगा। तो इस वजह से इनसे जजिया कर वसूला जाता था। और दोस्तों जब ये दूसरी लाइन लिखी हुई यहाँ पे, यदि इस धर्म के अलावा कोई रहेगा तो उसे जिम्मी माना जाएगा। जिम्मी का मतलब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा कि इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और आपसे सैनिक सेवाएं नहीं ली जाएगी। मतलब मुस्लिमों से सैनिक सेवाएं ली जा रही है तो इसलिए इनसे जजिया कर नहीं लिया जा रहा है, मगर गैर मुस्लिमों से सैनिक सेवाएं नहीं ली जाती है तो उनसे जजिया कर वसूल किया जाता है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष कर भी माना जाता है, ये धार्मिक कर नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके का कर ओनली ये लोग सैनिक सेवाएं ना देने की वजह से, ये शासक लोग सैनिक सेवाएं इनसे नहीं लेने की वजह से इनसे जजिया कर वसूल करते थे और इनको जिम्मी माना जाता था। और जो जिम्मी लोग होते थे उन्हें जजिया कर देना पड़ता था दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जो लोग सैनिक सेवाएं नहीं देते थे राज्य को, मतलब मुसलमानों के शासन में जो लोग सैनिक सेवाएं नहीं देते थे उनसे जजिया कर वसूल किया जाता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जजिया कर देने के पश्चात वह राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। कहने का मतलब अपने धर्म का पालन करने का अधिकार इनको जजिया कर देने के पश्चात मिल जाता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में मुसलमानों ने तो जजिया कर लगाया है 712 में। सबसे पहले सिंध के भी देवल नामक स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। मगर इससे पहले या उसके समकालीन जो भारत के अंदर गढ़वाल शासक हुए हैं, गढ़वाल वंश का शासन सभी ने पढ़ा होगा, उत्तर पूर्व मध्यकाल के अंदर ये इन लोगों ने शासन किया था। तो गढ़वाल शासकों ने भी अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों के ऊपर तुरुस्क दंड नामक एक कर लगाया था दोस्तों। तुरुस्क दंड नामक कर क्या था कि अपने घेड़वाल शासकों के जो राज्य था उसके अंदर जो मुस्लिम प्रजा शासन करती थी उनको तुरुस्क दंड नामक एक कर दिया जाना पड़ता था। मतलब जिस तरीके से मुसलमान शासकों ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था उसी तरीके से घेड़वाल शासकों ने तुरुस्क दंड नामक जो कर था वो मुस्लिमों के ऊपर लगाया था दोस्तों। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों कि दक्षिण भारत के अंदर कौन से राजवंश ने आजीवक संप्रदाय के ऊपर आजीवक कासू नाम का एक कर लगाया था दोस्तों। ये कर दक्षिण भारत के राजवंश में, जैसे आप पढ़ते हो पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इनमें से किस वंश के शासकों ने आजीवक संप्रदाय के ऊपर आजीवक कासू नाम का एक कर लगाया था? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और कमेंट सभी को करना है क्योंकि कई सारे लोग वीडियो को देखते ज़रूर हैं पर कमेंट्स नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको कमेंट ज़रूर करना है, जिससे पता चलता है कि कौन लोग सीरियस मोड में होकर तैयारी कर रहे हैं और कौन लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि आजीवक कासू नाम का कर आजीवक संप्रदाय के ऊपर किस वंश के शासकों ने लगाया था। ऑप्शन में हम बता रहे हैं दोस्तों आपको, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक वंश और पल्लव वंश। इन चारों में से कोई एक वंश के शासकों ने आजीवकों के ऊपर आजीवक कासू नाम का कर लगाया था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मुसलमानों ने जजिया कर किसके ऊपर लगाया था और जजिया कर क्यों लगाया था, और गढ़वाल शासकों ने तुरुस्क दंड नामक जो कर था वो किसके ऊपर लगाया था, ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम जजिया कर की दरों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो भारतीय प्रजा के ऊपर, जो गैर मुस्लिम प्रजा थी उनके ऊपर ये कर लगाया था। तो भारतीय प्रजा को इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा था, एक प्रथम श्रेणी, फिर दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। और दोस्तों जजिया कर जो लगाया जाता था वो ब्राह्मण, महिला, बच्चे, भिखारी, अपाहिज, इन लोगों को छोड़कर जजिया कर लगाया जाता था दोस्तों। किन किन लोगों को छोड़कर दोस्तों? ब्राह्मण, महिला, बच्चे, भिखारी, अपाहिज
और भी कई सारे लोग थे दोस्तों, इन लोगों को छोड़कर जजिया कर लगाया जाता था। मतलब मोस्टली शासकों ने जो जजिया कर लगाया है वो इन लोगों को छोड़कर जजिया कर लगाया है, बाकी जितने भी लोग थे उनके ऊपर जजिया कर इन्होंने वसूल किया है। अब प्रथम श्रेणी के जो लोग थे उनके ऊपर 48 दिरहम वार्षिक का कर लगाया था। 48 दिरहम मतलब पूरे साल में आपको 48 दिरहम का कर देना है जजिया के रूप में। दूसरी श्रेणी का जो लोग थे उनके ऊपर 24 दिरहम का मतलब आधा कर दिया उनके ऊपर। 24 दिरहम आपको वर्ष में एक बार 24 दिरहम जजिया कर के रूप में देना है। जो तीसरी श्रेणी थी उसके ऊपर 12 दिरहम मतलब और कम कर दिया उनके ऊपर। मतलब 3 श्रेणियों में आपको 12, 24, 48 इस तरीके से वार्षिक कर इनके ऊपर लगाया था दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है ये देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। तो इसके बारे में हमने शुरू में ही बात की थी कि भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता जो सबसे पहले अगर शुरुआत हुई है तो वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे शुरुआत हुई है, मगर ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद महमूद गजनवी आता है तो वो तो भारत के अंदर सत्ता स्थापित नहीं करता है, पर मोहम्मद गौरी जो आता है वो भारत के अंदर स्थायी साम्राज्य स्थापित करता है। फिर उसी के बाद भारत के अंदर मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है और भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। फिर उसके बाद होता क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम जैसे मोहम्मद गौरी की सत्ता मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, तब तक तो ये सारी चीज़ें मतलब जो जजिया कर होता है दोस्तों, वो जजिया कर भूमि का जो पैमाइश से कर लिया जाता था, भूमि से जो राजस्व वसूल किया जाता था उसी में का सम्मिलित रूप में जजिया कर वसूल कर लिया जाता था। कहने का मतलब भूमि से जो राजस्व वसूल किया जाता था उसी के साथ इसको भी जजिया कर साथ में उसके जोड़कर और राजस्व में इसको ले लिया जाता था। मगर फिरोज़ तुगलक के काल में जाकर दोस्तों होता क्या है, फिरोज़ तुगलक राजस्व में जो खराज वसूल किया जाता था उस खराज से पृथक करके और जजिया कर वसूल किया जाता था। अभी तक क्या होता था दोस्तों, मोहम्मद गौरी के बाद से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह सारे लोगों ने खराज वसूल किया, उस खराज के साथ ही जजिया कर को भी उसके साथ जोड़ दिया जाता था और वो वसूल कर लिया जाता था। पर फिरोज़ तुगलक ने आकर क्या किया दोस्तों, फिरोज़ तुगलक ने खराज और जजिया को अलग अलग कर दिया। मतलब खराज अलग लेंगे आपसे और जजिया अलग से लेंगे, तो मतलब दोनों अलग अलग करके ये शुरुआत किसने की है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सर्वप्रथम फिरोज़ तुगलक ने की है दोस्तों। ये कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि खराज को जजिया कर से पृथक किसने किया है दोस्तों, तो फिरोज़ तुगलक ने किया है। इसके बाद फिरोज़ तुगलक ने एक और नया काम किया है दोस्तों। ये क्या किया है इसने, फिरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। अभी तक क्या देखा था हमने कि ब्राह्मणों के ऊपर, महिला के ऊपर, बच्चों के ऊपर, भिखारी के ऊपर, अपाहिजों के ऊपर इनसे जजिया कर वसूल नहीं किया जाता था। पर फिरोज़ तुगलक ने आकर किया है दोस्तों, ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। मगर होता क्या है कि दिल्ली के जो ब्राह्मण होते हैं वो इस जजिया कर जो इन्होंने लगाया था इसके खिलाफ वो हड़ताल कर देते हैं और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो तब जाकर काफ़ी ज़्यादा विरोध और काफ़ी ज़्यादा ये हड़ताल करते हैं। इसके बाद दिल्ली के लोगों के जो होते हैं, दिल्ली के जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, हिंदू लोग होते हैं, वो ब्राह्मणों के बदले का जजिया कर वो लोग इनको चुकाते हैं। कहने का मतलब ये ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक होता है फिरोज़ तुगलक। इससे पहले के जितने भी शासक थे सभी ने जजिया कर तो वसूल किया है मगर ब्राह्मणों के ऊपर वसूल नहीं किया है, मगर फिरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर लगाया और ब्राह्मणों के बदले का जो जजिया कर था वो दिल्ली की जनता ने, जो गैर मुस्लिम जनता थी, उन्होंने चुकाया है। इसके बाद दोस्तों बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारतवर्ष का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया, तो वो बहमनी वंश का शासक जो अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने बहमनी वंश की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 1347 में बहमनी वंश की स्थापना होती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कौन करता है, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर न लेने का आदेश दिया था दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, कश्मीर के अंदर जजिया कर की शुरुआत किसने की, तो कश्मीर में सर्वप्रथम सिकंदर शाह, जो सिकंदर
शाहमीर वंश का जो शासक होता है सिकंदर शाह, जो जैनुल आबदीन के पिताजी होते हैं, उन्होंने जजिया कर लगाया था। इन्होंने ही जजिया कर लगाया था और इन्होंने ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंदू विरोधी नीति को, सुहा भट्ट जो इनका प्रधानमंत्री था दोस्तों, सुहा भट्ट के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा हिंदू विरोधी गतिविधियाँ और हिंदू विरोधी योजनाओं को इन्होंने लागू किया था। तो उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था। तो पहला शासक कौन था दोस्तों कश्मीर के अंदर जजिया कर लगाने वाला? सिकंदर शाह सूर। इसके बाद दोस्तों कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल आबदीन, जो इनका पुत्र होता है दोस्तों, छोटा पुत्र होता है, जैनुल आबदीन ने कश्मीर में जजिया कर को समाप्त कर दिया। इन्होंने कश्मीर में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था और हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए इन्होंने सती प्रथा को पुनः शुरू कर दिया था। कहने का मतलब जब सिकंदर शाह ने ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था तो हिंदुओं ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया था, मगर इसके बाद जब जैनुल आबदीन शासक बनते हैं तो ये विरोध को देखते हुए सती प्रथा को पुनः शुरू कर देते हैं दोस्तों, हिंदुओं के विरोध की वजह से। और जो जजिया कर इन्होंने लगाया था अपने पिताजी ने, तो उस जजिया कर को भी ये निषेध घोषित करते हैं और इस जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हम गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला जो शासक होता है अहमद शाह होता है। अहमद शाह प्रथम, जिसने अहमदाबाद की स्थापना की थी, अहमद शाह प्रथम ने जजिया कर लगाया था गुजरात के अंदर दोस्तों। कश्मीर के अंदर किसने लगाया था? सिकंदर शाह ने, और गुजरात के अंदर अहमद शाह ने लगाया था। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सूर वंश की। तो सूर वंश के अंदर जो सबसे महान शासक है, सूर वंश की स्थापना करने वाले शेर शाह सूरी, उन्होंने उनके काल में जजिया कर तो लगाया था मगर जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी थी। मतलब इन्होंने नगर कर के रूप में जजिया कर को वसूल किया था दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई है? तो शेरशाह सूरी के समय नगर कर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शेरशाह सूरी के समय काफ़ी ज़्यादा नए नए काम हुए तो उन्होंने जजिया कर का भी नाम बदलकर नगर कर दिया। इसके बाद हम मुग़ल काल की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुग़ल काल के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जजिया कर तो लगा मतलब इनके पूर्वजों के जो पूर्ववर्ती शासक थे सभी ने जजिया कर लगाया था। तो इसी के बाद जब महान मुग़ल शासक अकबर आता है तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो इन्होंने जैसे ही 1561 में ये जोधाबाई से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये लिबरल हो जाते हैं और हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं, तीर्थ यात्रा कर को प्रतिबंध लगा देते हैं। इसी के बाद 1564 में जाकर जजिया कर पर प्रतिबंध लगा देते हैं, मगर ये ज़्यादा दिन तक प्रतिबंध चलता नहीं है दोस्तों। अब्दुल नबी जो इनके गुरु होते हैं दोस्तों, कट्टर मुस्लिम गुरु होते हैं अब्दुल नबी, उनके कहने पर ये 1575 में पुनः इस कर को लगा देते हैं। मगर दोस्तों आखिर में जाकर 1579-80 में जाकर ये जजिया कर को पुनः समाप्त कर देते हैं। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है दोस्तों। पहले 1564 में अकबर पुनः जजिया कर को समाप्त करते हैं, 1575 में अब्दुल नबी के कहने पर पुनः लागू कर देते हैं और 1579-80 में ये पुनः समाप्त कर देते हैं। तो ये इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे 1579 में ये समाप्त करते हैं, इसके 100 साल के बाद औरंगजेब शासक बनता है दोस्तों। तो जब अकबर ने इस कर को समाप्त किया था उसी के 100 साल बाद औरंगजेब इस कर को शुरू करता है दोस्तों। तो मतलब अकबर ने इस कर को समाप्त किया था और औरंगजेब ने इस कर को लगाया था। कितने साल बाद? 100 साल बाद। तो 1679 के अंदर जजिया कर औरंगजेब ने लगाया, जिसे 1712 में वजीर जुल्फ़िकार खान और असद खान के कहने पर जहांदार शाह, जो उत्तर मुग़ल कालीन शासक होता है जहांदार शाह, उसने समाप्त किया दोस्तों। औरंगजेब ने जो कर लगाया था 1679 में, उसको 1712 में जहांदार शाह के द्वारा ये समाप्त कर दिया जाता है। फिर अगला शासक आता है फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर 1713 में जजिया कर हटा देता है, मतलब जहांदार शाह के बाद फिर जजिया कर लगा दिया जाता है। तो फर्रुखशियर के समय 1713 में इस कर को हटा दिया जाता है, परंतु 1717 में ये वापस से लगा देते हैं। मगर दोस्तों अंत में होता क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1720 में
मिर्ज़ा राजा जो सवाई राजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वितीय होते हैं दोस्तों, उनके अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुगलकालीन शासक के समय जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1720 में मिर्ज़ा राजा जय सिंह के आग्रह पर या मिर्ज़ा राजा जय सिंह के अनुरोध पर इसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों जजिया कर की जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने सभी को देख लिया है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, या अगर कोई बात अगर गलत टाइप हुआ है तो वो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो जहां आपको जितनी भी वीडियो बनती है उनकी पीडीएफ आपको आसानी से अवेलेबल करवा दी जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इतिहास का किला बाय इदरीस खान मंसूरी या JRF इदरीस खान मंसूरी के नाम से आप सर्च कर सकते हो। वहाँ आपको ये सारी चीज़ों की PDF अवेलेबल करवा दी जाती है, और कई सारे इतिहास से रिलेटेड कंटेंट वहाँ पे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, पोल्स वगैरह मिल जाएंगे, क्यूजेस वगैरह मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।